Hello everyone. Once again I welcome you all to our channel that is IS Point and ये है हमारी एक ब्रांड न्यू सीरीज़ जिसमें हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की क्विज़ को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अब तक हमने इसमें बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आप फर्स्ट पार्ट से देखिएगा, डेफिनेटली यूड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस सीरीज़ अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। बिकॉज हम यहाँ पर आपको सिखाते हैं किस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे आपको हर स्टेटमेंट को एनालाइज करना है और फिर करेक्ट आंसर तक पहुँचना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन एंड लेट्स सी कि आज के हमारे 10 करंट अफेयर्स कौन से हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the Hohmann transfer orbit used in the lunar missions, consider these statements. So Hohmann transfer orbit के बारे में यहाँ पर दो statement है and we have to analyze which of them are correct. Okay. The first statement says it is the most fuel efficient way to move a spacecraft between two coplanar circular orbits. First of all, we have to understand what is this Hohmann transfer orbit. सो येस, इट इज़ द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट वे जिससे कि आप ऑर्बिट्स के बीच में ट्रेवल कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें हम इलिप्टिकल ऑर्बिट का यूज़ करते हैं विच इज़ टैंजेंट टू बोथ द इनिशियल एंड द टारगेट ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफ़र है ये इसमें दो इंजन इम्पल्सेस की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं इस ट्रांसफ़र ऑर्बिट के रिगार्डिंग जो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही था। इट इज़ द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट वे टू मूव अ स्पेसक्राफ्ट बिटवीन टू कोप्लेनर सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो दो कोप्लेनर सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं और यहाँ पर जो इसकी ऑर्बिट है वो कैसी होती है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि होमैन ट्रांसफर ऑर्बिट दो कोप्लेनर सर्कुलर ऑर्बिट्स को कनेक्ट करता है यूजिंग एन एलिप्टिकल पाथ। ठीक है, जिससे कि जो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी है जिसको हम डेल्टा वी कहते हैं ये कम हो जाता है और इससे आपका ये जो पूरा प्रोसेस है ये फ्यूल एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द सेकेंड स्टेटमेंट सेज इट रिक्वायर्स टू इंजन इम्पल्सेस। येस, हमने पीछे बात करी, वन टू एंटर द एलिप्टिकल ट्रांसफर ऑर्बिट एंड द वन टू लीव इट। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें दो इंजन इम्पल्सेस की आपको ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट वन आपको क्यों ज़रूरी है, टू एंटर द एलिप्टिकल ऑर्बिट, एंड द सेकेंड वन इज़ यूज टू सर्कुलेट इट। ओके, कहाँ पर, एट द टारगेट ऑर्बिट। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही थे। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? हियर आंसर इज सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। ठीक है, यहाँ पर ऑर्बिटल मैकेनिक्स बेसिकली यूज़ हो रहा है। क्या होता है ऑर्बिटल मैकेनिक्स आपका? इसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं इन स्पेस अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ओके, और यहाँ पर केपलर्स लॉ के बारे में हम बचपन में पढ़ चुके हैं जो कि प्लानिटरी मोशन को डिस्क्राइब करता है अराउंड द सन। और यहाँ पर जो वेलोसिटी की ज़रूरत होती है टू मेंटेन अ सर्कुलर ऑर्बिट ये डिपेंड करता है ऑर्बिट की रेडियस पर। ठीक है, एक टर्म हमने यहाँ पे डिस्कस किया डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या मेजर करता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एफर्ट विच इज़ नीडेड टू चेंज अ वेलोसिटी ऑफ स्पेसक्राफ्ट। ओके, अगर ज़्यादा है ये वैल्यू, डेल्टा वी की वैल्यू अगर ज़्यादा है इसका मतलब क्या हो गया कि आपको ज़्यादा फ्यूल चाहिए, ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा। और डेल्टा वी के जो बजट्स हैं क्रिटिकल होते हैं किसी भी मिशन प्लानिंग में फॉर स्पेस ट्रैवल, राइट। और यहाँ पर इलेप्टिकल ऑर्बिट्स की हमने बात करी तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं अराउंड द सन। और बहुत सारे हमारे सैटेलाइट्स हैं जो कि इस तरह के इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। फाइन, तो यहाँ पर बेसिकली दोनों ही स्टेटमेंट सही थे। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन, in the context of the tar balls management rules 2026, how does the classification of tar ball pollution as a state disaster improve the response mechanism? यहाँ पर बात हो रही है tar balls management rules 2026 की। आपको बताना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ tar ball pollution as a state disaster किस तरह से हमारे रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को इम्प्रूव करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया हुआ है इट अलाउज फॉर द इमीडिएट डाइवर्जन ऑफ फंड्स फ्रॉम द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि जो क्लासिफिकेशन हुआ है तारबाल पोल्यूशन का एज अ स्टेट डिजास्टर अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसके अंतर्गत स्टेट्स को अलाउ किया जाता है कि वो इमरजेंसी फंड्स को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द SDRF यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। ठीक है, और इससे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की यहाँ पर बात करेंगे तो ये इंडिया के अंदर इनैक्ट हुआ था 2005 में, जिसके अंतर्गत लीगल फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड किया जाता है फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड प्रिपेयर्डनेस। और ये जो एक्ट है इसके अंतर्गत इस्टेब्लिश हुआ था हमारा NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके हेड कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। और इसमें डिज़ास्टर को डिफाइन किया गया था टू इंक्लूड नेचुरल एज वेल एज मैन मेड डिज़ास्टर, जैसे कि हमारे केमिकल स्पिल्स हो जाते हैं कई बार या फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स वगैरह। ठीक है,
तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इट मैंडेट्स द यूज़ ऑफ द मिलिट्री फॉर बीच क्लीनिंग ऑपरेशंस। नो, क्योंकि जो मिलिट्री फोर्सेज हैं वो सी पर कोऑर्डिनेट करते हैं, बट दे आर नॉट मैंडेटेड फॉर बीच क्लीनिंग। ठीक है, यहाँ पर मैंडेटरी वर्ड क्योंकि यूज़ हुआ है, इट इज़ कॉल्ड एज एक्सट्रीम वर्ड। और मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी आप स्टेटमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो वहाँ पर जो भी एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं जैसे ओनली, बट, इफ़, एक्सेप्ट, ये सब ज़रूर एक बार ध्यान से देखा करिए। यूजुअली जहाँ पर भी ये वर्ड्स आपको मिलेंगे वो स्टेटमेंट 90% ऑफ द टाइम्स गलत होता है। ठीक है, तो इट मैंडेट्स, यहाँ पर मैंडेटरी वर्ड दिया हुआ है तो गलत हो जाएगा क्योंकि मिलिट्री का यूज़ नहीं होता है फॉर बीच क्लीनिंग ऑपरेशंस। मैंडेटरी कहना एक तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज इट इज़ मैनेज बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया। थर्ड है इट प्रोवाइड्स द लीगल इम्यूनिटी टू द प्राइवेट कंपनीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल ऑयल स्पिल। नो, क्योंकि ये जो रूल है ये लीगल इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करता है हमारी प्राइवेट कंपनीज को, रैदर पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल स्टिल अप्लाई होता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, यहाँ पर 1 ओनली बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। यहाँ पर बात कर लेते हैं SDRF की, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड की। तो ये जो फंड है इसको इंडियन स्टेट्स मेंटेन करते हैं इमीडिएट रिलीफ के लिए टू द विक्टिम्स ऑफ डिज़ास्टर। कहीं पर भी डिज़ास्टर आता है तो इस फंड से पैसा निकाला जाता है उनके इमीडिएट रिलीफ के लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती है टू द SDRF बेस्ड ऑन फिक्स्ड रेशियो विद द स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए फिक्स्ड रेशियो पहले से डिसाइडेड होते हैं। ठीक है, तो जो आपका SDRF है उससे फंड्स यूज़ किए जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जब डिज़ास्टर ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट तब। ओके, तो यहाँ पर SDRF हो गया ये। देन हमने यहाँ पर बात करी थी पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, जिसके बारे में हमने यहाँ थर्ड स्टेटमेंट में देखा था कि जो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल होते हैं ये यहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल जो है इसमें क्या होता है कि जो पार्टी भी पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी उसको मैनेजिंग कॉस्ट बियर करना पड़ेगा उस पोल्यूशन को टैकल करने का। ठीक है, तो फॉर्मली हम देखेंगे तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1972 के OECD काउंसिल रिकमेंडेशन में, जहाँ पर प्रिंसिपल्स को फ्रेम किया गया था रिगार्डिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसीज। फाइन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था 1 ओनली, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही नहीं थे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन क्रेस्टेड porcupine। यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस ऑर्गेनिज्म। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट इज़ अ नॉक्टर्नल rodent known for its coat of quills। yes, exactly। दिस इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपिन ये एक नॉक्टर्नल rodent होता है जो कि अपने क्विल्स के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। The second statement says it is listed under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act of 1972 in India. No, because it is listed under Schedule 2, not in the Schedule 1. Okay, so second statement gets eliminated. The third statement says it plays a role in the ecosystem by dispersing the seeds and thinning out certain plant species. तो एज अ हर्बीवोर अगर हम देखेंगे तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सीड डिस्पर्जल में, साथ ही फॉरेस्ट स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। सिर्फ 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, 1 and 3। ओके, सेकेंड क्यों एलिमिनेट हुआ? आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज इट इज लिस्टेड अंडर Schedule 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड नॉट इन Schedule 1, राइट? नाउ हियर talking about the keywords, we have talked about this Indian crested porcupine. This Indian crested porcupine is native to India, Pakistan and Sri Lanka. And generally ये अपने quills का यूज़ करते हैं डिफेंस के लिए अगेंस्ट द प्रेडेटर्स। ओके, और इनकी जो डाइट है वो क्या होती है, ज़्यादातर ये रूट्स और फ्रूट्स पर जिंदा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। इट वॉज इनैक्टेड इन इंडिया इन 1972, जिसका पर्पज़ था वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, साथ ही उनके हैबिटाट को कंजर्व करना। Schedule 1 के जो एनिमल्स होते हैं इनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी जाती है अंडर दिस एक्ट। Schedule 2 के जो स्पेशीज़ हैं ये प्रोटेक्टेड होते हैं बट दे हैव स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस दैन Schedule 1। ठीक है, नाउ हियर वी टॉक्ड अबाउट द नॉक्टर्नल rodent species, because this Indian crested porcupine is also the nocturnal species. And what do you understand by the term nocturnal? So nocturnal animals जो भी आपके होते हैं ये मेनली नाइट में एक्टिव होते हैं एंड डे में वो रेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बेस्ट एग्जाम्पल आपके क्या हो जाएंगे, आउल हो जाएंगे और बैट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया, 1 and 3 बिल्कुल सही थे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, The Indian crested porcupine is causing significant damage to the saffron industry in Kashmir these days by consuming which specific part of the Crocus sativus plant? So this Indian crested porcupine, which we talked about in the previous question,
These days, it is causing significant damage to the saffron industry in Jammu and Kashmir by consuming which specific part of this plant. So, if you talk about the saffron plant, it grows from an underground solid bulbous stem, which is known as the corn. ठीक है. एंड दिस पॉर्क्यूपाइंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये सॉइल को डिग करते हैं टू ईट दिस न्यूट्रिएंट रिच कॉर्म्स. इसकी वजह से प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आ पाती एंड कई बार क्रॉप की डेथ भी हो जाती है. राइट, क्रॉप सूख जाते हैं इसकी वजह से. तो कौन से स्पेसिफिक पार्ट पर ये हिट करते हैं, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कॉर्म. ठीक है, सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर. सैफरन जो प्लांट है ये हमारा डिराइव होता है क्रॉकस स्टेवस फ्लावर से और मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस है ये एनीवेज. और सारे के सारे जो सैफरन फ्लावर हैं उनमें 3 स्टिग्मास आपको इस तरह के मिल जाएंगे. कॉर्म की बात करेंगे तो ये एक बहुत ही फूला सा अंडरग्राउंड प्लांट स्टेम होता है जिसको न्यूट्रिएंट स्टोरेज के तौर पर यूज़ किया जाता है. अनलाइक बल्ब्स इनके अंदर सॉलिड इंटीरियर होता है. और पॉर्क्यूपिन्स जो हैं हमने बात करी इनके पास शार्प क्विल्स होते हैं. इसके अलावा ये प्राइमरली हर्बीवोर्स होते हैं. ये फैक्ट याद रखिएगा. हमने पीछे देखा था कि वो किस तरह से रूट्स एंड फ्रूट्स पर डिपेंड होते हैं और कई बार ये बार्क वगैरह भी खा लेते हैं, लीव्स भी खा लेते हैं. और यहाँ पर सैफरन इंडस्ट्री किस वजह से हार्म हो रही है, इनके इस नेचर की वजह से, क्योंकि ये कॉर्म खाते हैं. ठीक है, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हियर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. The prototype fast breeder reactor at Kalpakkam, which achieved criticality in April 2026, has an installed power generation capacity of what? So here we are talking about the prototype fast breeder reactor at Kalpakkam, which recently achieved the criticality, and you have to tell me that what is its installed power generation capacity. So this PFBR जो जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि कलपक्कम तमिलनाडु में है, इसकी कैपेसिटी की बात करेंगे तो इसकी कैपेसिटी है 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल. ठीक है, और ये की कंपोनेंट है हमारे सेकंड स्टेज ऑफ इंडियाज़ 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का, जिनको डिज़ाइन किया गया है ताकि हम यूटिलाइज़ कर सकें अपने प्लूटोनियम को एफिशिएंट तरीके से, और इसी के साथ हम ज़्यादा फ्यूल जनरेट कर सकें दैन इट कंज्यूम्स. ठीक है, इसी के साथ हमारी जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी है वो डेफिनेटली इन्हांस होगी और हमारा जो न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट है वो भी सस्टेनेबल हो सकेगा. ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन्स का यूज़ करते हैं टू सस्टेन द न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन, और इससे जो न्यूक्लियर फ्यूल आपके रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंट तरीके से प्लूटोनियम और यूरेनियम 238 को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इंडिया के लिए जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की हमने बात करी, इसके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट्स देखते हैं. ये प्रोग्राम जो है इसका पर्पस क्या है, थोरियम रिजर्व्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना हमारे लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए. एंड इसका जो फर्स्ट स्टेज है उसमें हमने प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स यूज़ किए थे, जिनको हमने फ्यूल किया था नेचुरल यूरेनियम के साथ में. ठीक है, फिर सेकेंड स्टेज इसका आता है, उसमें हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को एम्प्लॉय किया जिससे कि प्लूटोनियम प्रोड्यूस हो सके फॉर द थर्ड स्टेज. ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड स्टेज की हमने बात करी है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल इसकी कैपेसिटी है ओवरऑल. ओके, moving to question number 6, consider the following statements regarding the fuel and the coolant that we use in the prototype fast breeder reactor. यहाँ पर 3 statements दिए हुए हैं. We have to analyze which of them are correct. The first statement says it uses a mixed oxide fuel consisting of uranium 235 and thorium 232. C, ये जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है इसमें हम मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल का यूज़ तो करते हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स होते हैं, तो प्लूटोनियम 239 एंड इसके अलावा यूरेनियम 238. ठीक है, यहाँ पर यूरेनियम 235 एंड थोरियम 232 दिया है जो कि बिल्कुल गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट आपका एलिमिनेट हो जाएगा. सेकेंड है लिक्विड सोडियम इज़ यूज्ड एज अ प्राइमरी कूलेंट ड्यू टू इट्स हाई थर्मल कंडक्टिविटी. ये बिल्कुल सही है क्योंकि लिक्विड सोडियम का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं प्राइमरी कूलेंट के तौर पर इसके एक्सेलेंट हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टीज़ के लिए, जिसमें आपको हाई प्रेशर की भी ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ फाइन. Third statement says the reactor operates using fast neutrons that are not slowed down by a moderator. तो यहाँ पर ये जो रिएक्टर है ये फास्ट न्यूट्रॉन्स को यूज़ करता है विदाउट अ मॉडरेटर. येस, थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा. फर्स्ट वाला गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स गलत लिखे हुए थे. ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो हियर बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. फाइन. तो यहाँ पर PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की हमने बात करी है, और हाल ही में जो तमिलनाडु के अंदर कलपक्कम में ये PFBR था हमारा, इसने अचीव कर ली थी क्रिटिकलिटी, जिसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी है.
इसमें होता क्या है, ये फास्ट न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस को सस्टेन करने के लिए, ठीक है। और MOX फ्यूल यानी कि मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल की यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें प्लूटोनियम और यूरेनियम के ऑक्साइड्स यूजुअली होते हैं, और इसमें प्लूटोनियम को हम बेसिकली रिसाइकल करते हैं फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल फॉर एनर्जी जनरेशन, ठीक है। तो MOX, तो इस टाइप के जो भी फ्यूल होते हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं फास्ट और थर्मल रिएक्टर्स दोनों में, ठीक है। और यहाँ पर लिक्विड सोडियम कूलेंट की हमने बात करी तो ये इसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से ये एक एफिशिएंट कूलेंट साबित होता है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर काम करता है इवन एट हाई टेम्परेचर्स जैसे कि वाटर, ठीक है। तो लिक्विड सोडियम जो है ये हाईली रिएक्टिव होता है हमारे वाटर के साथ और इसके अलावा एयर के साथ। फाइन, यहाँ पर फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर्स की भी हमने बात करी, तो फास्ट रिएक्टर्स यूजुअली मॉडरेटर्स को यूज़ नहीं करते हैं टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, और ये एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करते हैं हमारे यूरेनियम 238 एंड प्लूटोनियम को एज अ फ्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकेंड और थर्ड बिल्कुल सही थे। योर आंसर इज बी ऑप्शन। Now moving to question number 7, which of the following entities were primarily responsible for the design and the commissioning of the PFBR at the Kalpakkam? इनमें से कौन सी एंटिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिज़ाइनिंग एंड कमिशनिंग द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेडर रिएक्टर एट कलपक्कम? आपके ऑप्शंस हैं IG कार, भाविनी, NPCL एंड बार्क। देखिए, जो ये जो PFBR है इसको डिज़ाइन किया था इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ने, बिल्कुल सही है, और इसको हैंडल किया इन्होंने अच्छे तरीके से, इसकी डिज़ाइनिंग एज वेल एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये दोनों सेक्टर्स IG कार के पास थे इसके, और इसको बाद में जाके कमीशन और ऑपरेट किया था भाविनी ने, यानी कि भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। ये भाविनी की बात करेंगे तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है दैट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसको स्पेसिफिकली हमने क्रिएट किया था हमारे ब्रीडर प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। द थर्ड वन इज NPCL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो है ये मैनेज करता है स्टेज 1 के PHWR रिएक्टर्स को, और इसका PFBR के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो PHWR क्या है? इट इज़ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द बार्क, दैट इज़ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इट हैज़ नथिंग टू do with this PFBR, okay, again. So first and second are the only correct option here. Answer here is A option, that is 1 and 2 only. Fine. And now if we talk about the IG car, that is Indira Gandhi Center for Atomic Research, it is located in Kalpakkam in Tamil Nadu. Focus यहाँ पर क्या होता है इनका एडवांस न्यूक्लियर रिसर्च और फास्टर रिएक्टर टेक्नोलॉजी को निकालना, और ये बॉडी इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1971 में। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। देन इफ यू टॉक अबाउट द भाविनी, देन it is a public sector undertaking that works under Department of Atomic Energy, right? इनको create किया गया था to build and operate fast breeder reactors in India, और primarily अगर हम देखेंगे तो ये operate करते हैं in the realm of nuclear power generation, ठीक है। Then if you talk about the PHWR, that is pressurized heavy water reactor, जिनके बारे में हमने देखा था कि NPCL is related to PHWR. सो PHWR जो होते हैं ये हैवी वाटर को मॉडरेटर के तौर पर और कूलेंट के तौर पर यूज़ करते हैं न्यूक्लियर फिजन को सस्टेन करने के लिए। इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि है तारापुर, वो ऑपरेट होता है यूजिंग दिस PHWR टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ का कोई रिलेशन नहीं था PFBR के साथ, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड वर करेक्ट, राइट। Now moving to question number 8, which of the following isotopes are involved in the breeding process within the PFBR to ensure a sustainable fuel cycle? इनमें से कौन से हमारे isotopes हैं जो कि ब्रीडिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं within the PFBR, ताकि एक सस्टेनेबल फ्यूल साइकिल हमारा इंश्योर हो सके? द फर्स्ट वन इज यूरेनियम 238। तो PFBR में होता क्या है, जो यूरेनियम 238 है ये ट्रांसम्यूट हो जाता है इनटू द प्लूटोनियम 239, ठीक है। और इसके अलावा रिएक्टर यूज़ करता है थोरियम 232 को टू प्रोड्यूस द यूरेनियम 233, ओके। तो जैसे कि हम जानते हैं यूरेनियम 233 बहुत ज़रूरी है इंडिया के ट्रांजिशन के लिए टू द थर्ड स्टेज ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो यहाँ पर जितने भी आइसोटोप्स दिए हैं ये सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं ब्रीडिंग प्रोसेस में, ताकि एक सस्टेनेबल फ्यूल साइकिल हमारा जनरेट हो सके, ठीक है। हमने बात करी कि प्लूटोनियम 239 जो है ये डेवलप होता है जब यूरेनियम 238 ट्रांसम्यूट होता है। इसी तरह से यूरेनियम 233 जनरेट होता है जब थोरियम 232 यहाँ पर ट्रांसम्यूट होता है, ठीक है। तो 1 प्रोड्यूसेस 2 एंड 3 प्रोड्यूसेस 4। यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सारे ही इन्वॉल्व थे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फाइन।
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स की यहाँ पर बात करेंगे हम, तो पहला जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर था हमारा वो एक एक्सपेरिमेंटल ब्रीडर रिएक्टर था और यूएसए का, बेसिकली यूएसए में पहली बार ये इंस्टॉल हुआ था, ऑपरेशनल हुआ था 1951 में। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स की फीचर क्या होते हैं, ये जनरेट करते हैं ज़्यादा फिसाइल मटेरियल्स दैन दे कंज्यूम, ठीक है। यहाँ पर ये यूज़ करते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स का, और टिपिकली अगर हम देखेंगे तो इनके पास लिक्विड मेटल कूलेंट होते हैं जैसे कि सोडियम, ओके। यूरेनियम 238 की हमने बात करी है, तो ये मोस्ट अबेंडेंट आइसोटोप है हमारा नेचुरल एलिमेंट यूरेनियम का। और इसके अलावा U338 जो है ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिसाइल मटेरियल लाइक प्लूटोनियम 239, ठीक है। यूरेनियम 238 का हाफ लाइफ कितना होता है, 4.5 बिलियन ईयर्स। तो आप देख सकते हैं सच अ हाई लाइफ, हाफ लाइफ, राइट। देन इफ़ यू टॉक अबाउट प्लूटोनियम 239, तो ये भी एक फिसाइल आइसोटोप है जिसको आप न्यूक्लियर फ्यूल या फिर न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ कर सकते हैं, एंड ये प्रोड्यूस होते हैं न्यूट्रॉन कैप्चर की हेल्प से इन यूरेनियम 238, हमने पीछे देखा। प्लूटोनियम 239 की हाफ लाइफ 24,100 ईयर्स के आसपास होती है, ठीक है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट थोरियम 232, ये भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं एंड ये कन्वर्ट हो जाते हैं फिसाइल यूरेनियम 233 में, और ये बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे अर्थ क्रस्ट में। और जैसा कि हमें पता है कि इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिजर्व है थोरियम का, जिससे हमारे जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो सक्सेसफुल हो सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ अ क्लोज्ड फ्यूल साइकिल एज अडॉप्टेड बाय इंडिया फॉर द PFBR। आपको बताना है कि क्लोज्ड फ्यूल साइकिल का क्या क्या एडवांटेज है PFBR में। इट मैक्सिमाइजेस द यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड नेचुरल यूरेनियम रिसोर्सेज। जो एक क्लोज्ड फ्यूल साइकिल होता है आपका, उसमें स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल को आप रीप्रोसेस करते हैं जिससे कि यूजेबल मटेरियल्स आपके रिकवर हो सकें। इससे वॉल्यूम डेफिनेटली रिड्यूस होता है और जो रेडियो एक्टिव वेस्ट की टॉक्सिसिटी है वो भी रिड्यूस होती है कंपेयर टू एन ओपन साइकिल, राइट। और रीप्रोसेसिंग के हेल्प से आप एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइंड यूरेनियम ओर। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेटमेट सेज मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड नेचुरल यूरेनियम रिसोर्सेज। yes, exactly, this is one of the advantage of closed fuel cycle. सेकेंड इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ लॉन्ग लिव्ड रेडियोएक्टिव वेस्ट। हमने यहाँ पर देखा कि वॉल्यूम ये कम कर देते हैं, साथ ही टॉक्सिसिटी को भी कम करते हैं रेडियोएक्टिव वेस्ट के कंपेयर टू एन ओपन साइकिल। The third statement says decoupling energy security from the need for continuous uranium imports. This is also the correct statement because yes, energy security decouple होती है from the need for continuous uranium imports. And the fourth statement says complete elimination of the need for heavy water as a coolant. ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें हम लिक्विड सोडियम कूलेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। फाइन, यहाँ पर हमने बात करी है थोरियम की और हमने पीछे भी बात करी थी कि थोरियम एक नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूल। और थोरियम फ्यूल जो साइकिल्स होते हैं ये लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो कम लॉन्ग लिव्ड होते हैं दैन यूरेनियम साइकिल्स, ठीक है। और सारे जो इसमें कीवर्ड्स आए वो हमने पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लिक्विड सोडियम कूलेंट की हमने बात करी थी, तो इसको हम कूलेंट के तौर पर यूज़ करते हैं बहुत सारे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में ड्यू टू इट्स थर्मल कंडक्टिविटी। फाइन, now moving to the next question, consider the following nuclear fuel conversions and how many of the above pairs represent the breeding transformations occurring in a fast breeder reactor. We have to identify which of the pair are correct. First is uranium 238. Does it produces plutonium 239? Yes. First of all, what is this breeding term? Breeding refers to fertile isotopes becoming the fissile, okay? And uranium 238 जो है ब्रीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है तो प्लूटोनियम 239 ये प्रोड्यूस करते हैं, सही है। थोरियम 232 कट्स कन्वर्टेड इनटू यूरेनियम 233, ये भी सही है। यूरेनियम 235 प्लूटोनियम 238 नो, एंड प्लूटोनियम 239 यूरेनियम 235 नो, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड वर द ओनली करेक्ट ऑप्शन। आंसर हियर इज बी ऑप्शन, ओनली 2। फाइन, now there is one term which we are talking about and this is fissile isotope. What is it? It can sustain a nuclear chain reaction with thermal neutrons. And uranium 235 जो हमारा है ये एक naturally occurring fissile isotope है। प्लूटोनियम 239 जिसको हम रिएक्टर्स में प्रोड्यूस करते हैं ब्रीडिंग के बाद, इसको आप वाइडली यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स और रिएक्टर्स में, राइट। And one more term is there, breeding. Breeding in nuclear reactors converts the fertile isotope into fissile isotope. Your fertile isotope gets converted into fissile isotope, okay.
एंड यूरेनियम 238 जो है ये कॉमन फर्टाइल आइसोटोप है जिसको हम ब्रीडिंग साइकिल्स में यूज़ करते हैं। प्लूटोनियम 239 एक फिसाइल आइसोटोप है जो कि हमें यूरेनियम 238 से मिलता है, लाइक दिस। ओके, एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिनके डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर्स होते हैं। कुछ आइसोटोप्स स्टेबल होते हैं जबकि अदर्स जो होते हैं वो रेडियोएक्टिव हो जाते हैं और डिके करते हैं टाइम के साथ साथ। कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हमारा जिसको हम रेडियो कार्बन डेटिंग में काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, हियर करेक्ट आंसर was द बी ऑप्शन, दैट इज़ ओनली 2। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई रियली होप कि आपने सारे 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई ट्राई टू आंसर इट। एंड प्लीज़ वॉच दीज लेक्चर्स कंसिस्टेंटली सो दैट यू कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। एंड मिलते हैं कल अगेन हमारे 10 करंट अफेयर्स के क्विज के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।